हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 5 दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें मैंने लास्ट टाइम चैप्टर की रीडिंग डिस्कशन पूरी कर दी थी। आज हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। किसने डिस्कवर किया था सेल को और कैसे। सेल जो थे, हमने ऑलरेडी वीडियो में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए थे 1665 में। इंग्लिश बोटैनिस्ट थे एक रॉबर्ट हुक, जिसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सेल को। और उन्होंने उस टाइम पे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, उसका यूज़ किया था ऑब्जर्व करने के लिए सेल। और किस में ऑब्जर्व किए थे उन्होंने? कॉक जो आपकी बाग थी एक ट्री की, उसके स्लाइस में उन्होंने टेस्ट किया था, चेक किया था। वो उनको क्या फाइंड किया था? ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे आपके रूम की तरह, जिन्हें हम उन्होंने किसका नाम दिया था? सेल्स का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? देखिए, सेल्स जो हैं वो बनाते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स, किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के। सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लाइफ का, और ये कैपेबल होता है सारे लिविंग फंक्शन, जितने भी लिविंग फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो एनिमल्स के अंदर हों चाहे प्लांट्स के अंदर हों, तो वो किसके कारण होते हैं? आपके सेल्स के कारण होते हैं। सेल्स ही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी लाइफ की। सेल्स हमारी नींव होती है लाइफ की। यही रीज़न है कि क्यों सेल को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी सेल्स होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो अलग होता है। साइज़, शेप, एक्टिविटी, हर एक मतलब फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो भी अलग अलग होता है। हर एक सेल जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है। इनफैक्ट जो शेप और साइज़ होता है सेल का, वो रिलेटेड होता, डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पेज नंबर 61 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। आपके जो सब्सटेंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो कैसे सेल के अंदर जाते हैं, कैसे बाहर जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को आपने डिस्कस करना है। तो आपने इसके बारे में हमने वीडियो में भी पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। वो रेगुलेट करता है, वही उसी पे डिपेंड करती है मूवमेंट किसकी? सब्सटेंस की, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। सबसे पहले मूवमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे सेलुलर रिस्पिरेशन होती है। इसीलिए ये प्रेजेंट होता है हाई कंसनट्रेशन में इनसाइड द सेल, क्योंकि रिस्पिरेशन, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इसकी जो कंसनट्रेशन होती है सेल के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे जब प्रोड्यूस होता है, बॉडी ने इसको छोड़ना होता है बाहर की साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एक्सक्रीटेड होना चाहिए सेल में से, क्योंकि ये ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो जो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे कंसनट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेरिजन टू अंदर। मतलब सेल के अंदर जो है कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा है, और सेल के बाहर जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बहुत कम है। तो अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल है डिफ्यूज़न का, कार्बन डाइऑक्साइड मूव होता है, आपको पता है, हायर कंसनट्रेशन से कहाँ पे? उस रीजन में जहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन होगी। तो अंदर से, सेल के अंदर से वो कहाँ पे मूव करेगा? सेल के बाहर। सिमिलरली ऑक्सीजन जो एंटर करता है सेल में, वो भी इसी प्रोसेस से एंटर करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। जब कंसनट्रेशन, आपको पता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है और उसके सराउंडिंग में ज़्यादा होती है, तो उसी तरह गैस जो है वो मूव करेगी हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। इसी तरह से ऑक्सीजन आपका बाहर से मूव करेगा अंदर की साइड। तो ये थी आपकी मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन की भी। नेक्स्ट इसमें बोला था मूवमेंट वाटर की कैसे होती है। देखिए, मूवमेंट जो आपके गैसेस की है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न होती है। और जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होती है। ये हमने वीडियो में भी ऑलरेडी, जब हम चैप्टर कर रहे थे तभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि वाटर जो होता है वो मूव करता है हाई रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। वो कहाँ से मूव करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्ट करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, और इसमें क्या होता है? मूवमेंट होती है जो वाटर की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। मीन्स वो प्रोसेस जिससे मूवमेंट होती है वाटर की थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो मूवमेंट होती है वाटर की अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, वो इफेक्ट होती है कि कितना अमाउंट है सब्सटेंस का जो डिजॉल्व है वाटर में। वो उस पर भी डिपेंड करती है कि कितना सल्यूट जो है वो डिजॉल्व है वाटर के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यों आप
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है ये भी हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यही परमिट्स करता है, यही इजाज़त देता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की कैसे होगी अंदर और बाहर। इसकी परमिशन के बिना ना ही सब्सटेंस जो है सेल के अंदर जा सकते हैं ना ही बाहर जा सकते हैं, यही सिलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने का काम इसी का है, इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एलो करता है एंट्री सिर्फ कुछ सब्सटेंस की, प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल। जिसकी नीड नहीं है वो अंदर नहीं जा सकते, जिसकी नीड होगी वही अंदर जाएगा। नेक्स्ट आपकी बुक के पेज नंबर 63 पे जो क्वेश्चन है, फिल इन द गैप्स, यहाँ पे गैप्स दिए गए हैं टेबल में। तो डिफरेंस है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में, आपको इन गैप को फिल करना है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर रीडिंग में डिफाइन किए हुए हैं। अब इनकी डिफरेंस हमें बतानी है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ होता है वो जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁻6 मीटर होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। वो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 10 है, वो 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक है। यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिफाइंड है, पता ही नहीं चलता, इतना डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। वो इसीलिए इसके रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके न्यूक्लियर रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। इसका न्यूक्लियर रीजन जो है वो अच्छी तरह से डिफाइन किया जाता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल एक ही क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बाउंड होता है बाय सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट। आपका मेम्ब्रेन जो बाउंड है उसमें सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सेल आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल जो है सेल ऑर्गेनेलिस जैसे कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा ये सब प्रेजेंट होते हैं। याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स जो हैं वो आपके एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट आपके पेज नंबर 65 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या आप दो और सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बता सकते हैं जो आपने स्टडी किए हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। उन दो ऑर्गेनेल्स के बारे में बताइए जो आपने चैप्टर में पढ़े होंगे और जिनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं ये दो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। और कौन से होते हैं वो ऑर्गेनेल्स, दैट इज़ डीएनए एंड राइबोसोम, जिससे हमें पता चलता है जीन्स के बारे में। ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेरेंट्स के थ्रू आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल की अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंसेस से तो क्या होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल की अगर डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी कारण, चाहे वो फिजिकल कारण हो चाहे केमिकल कारण हो, तो क्या होगा। सेल जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, जो कैपेबल है, जितने भी लिविंग फंक्शन बॉडी के अंदर होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। तो अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रॉय हो जाए फिजिकल या केमिकल चेंज के कारण, तो जो एबिलिटी है सेल की परफॉर्म करने की, ये सारे फंक्शन जैसे कि रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या होगी, इन सब को अफेक्ट होंगी, ये सब डिस्ट्रॉय आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, मीन्स अगर कभी डिस्ट्रॉय हो जाए सेल का स्ट्रक्चर जो भी है ऑर्गेनाइजेशन सेल की किसी भी कारणवश, तो ये जो आपकी प्रोसेस हैं, जो लिविंग फंक्शन है, दैट इज़ रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, इन सभी को अफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लाइजोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था, इन्हें सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइजोसोम्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। ये इंजाइम्स क्या होते हैं, ये कैपेबल होते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं फॉरेन जो भी बाहर से खाना पार्टिकल जा रहा है, जो माइक्रोब्स जा रहे हैं सेल में, उन्हें क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। कई बार क्या होता है लाइजोसोम्स क्या करते हैं, कैन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल, खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन करते हैं सेल की, क्या रिलीज़ करके, ये डाइजेस्टिव इंजाइम सेल के अंदर ही, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सुइसाइडल बैग्स कहा जाता है। ठीक है, मीन्स कई बार क्या होता है लाइजोसोम्स क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी भी अंदर प्रॉब्लम हो जाए ना, सेल के अंदर कुछ आगे पीछे हो जाए, तो ये खुद ही डाइजेस्टिव इंजाइम क्या करता है, रिलीज़ करता है और सेल को वहीं पे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कि क्यों प्रोटीन जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, नहीं सॉरी, प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं सेल के अंदर, कहाँ पे बनते हैं प्रोटीन्स।
राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक प्लेस होता है, एक साइट होता है जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो कहाँ पे फाउंड होते हैं? फ्री स्टेट्स में मिलते हैं। सस्पेंडेड होते हैं वो साइटोप्लाज्म के साथ, अटैच होते हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, ये कम किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के और प्रोटीन्स के। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं आपके? राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के। मेन था यहाँ पर कि प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं आपके? प्रोटीन की जो जगह है बनने की वो कौन सी है? राइबोसोम्स। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। आपको कंपेरिजन बताना है यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि क्या डिफरेंस है आपकी एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। जो एनिमल सेल होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं वो एनिमल सेल से बड़े होते हैं। यहाँ पे आपका सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो बोलते हो वो किससे सराउंड होता है? प्रेजेंट भी होता है। वो एक रिजिड सेल वॉल से कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। एक्सेप्ट प्रोटोजोन यूग्लिना नो एनिमल सेल पोजेसेस प्लास्टिड। आपका प्रोटोजोन और यूग्लिना को छोड़ के किसी भी एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। आप सिंपली बोल सकते हो प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स पे वो बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में जो आपका मैच्योर प्लांट्स होता है उसमें परमानेंट होते हैं आपके वैक्यूल्स और बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनका साइज़ जो वैक्यूल्स का है वो बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल में सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट गोल्गी अपैरेटस होता है, सिंगल होता है, याद रखना। प्लांट सेल में कितने होते हैं? बड़े सारे सिंपल यूनिट होते हैं गोल्गी अपैरेटस के, जिन्हें क्या कहा जाता है? डाक्टोसोम्स, डिक्टायोसोम्स। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 पॉइंट है। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है? सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आपका हाउस प्रोकैरियोटिक सेल कैसे डिफरेंट है आपका यूकेरियोटिक सेल की, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है डिफाइन, लेकिन वहाँ पे गैप फिल करके किया था। अगर गैप के बिना आपने करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ जो था वो ऑलरेडी हमने डिस्कस वहाँ पे भी किया था, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स का कितना होता है? 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। न्यूक्लियर रीजन जो होता है इसका, इसे न्यूक्लियर कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वो सराउंड नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो सराउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो आपकी एब्सेंट होती हैं। यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, राइबोसोम्स हो गए, ये सब प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल में। सेल डिवीज़न कैसे होती है प्रोकैरियोटिक सेल में? फिजन या बडिंग से। लेकिन यहाँ पे सेल डिवीज़न आपको यूकेरियोटिक सेल में कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक और मियोटिक डिवीज़न से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हो, अगर वो ख़राब हो जाए, जब ब्रेक हो जाए तो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हो, ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस, मींस कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल की। सेल के अंदर क्या जाएगा, क्या बाहर जाएगा, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये ब्रेक हो जाए या ख़राब हो जाए तो जो अंदर की इंटरनल केमिकल जो कंपोजिशन है सेल की वो भी लॉस हो जाएगी। पता नहीं कार्बन अंदर बाहर जा पाएगा नहीं जा पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, अंदर बाहर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। वाटर जो अंदर बाहर जाना था वो भी पता नहीं जा पाएगा नहीं जा पाएगा। जब ये आपकी कंसंट्रेशन ही बिगड़ जाएगी हर एक एलिमेंट की इसके अंदर, तो वो एबल नहीं रह पाएगा, सेल जो है अपने बेसिक जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सेल जो होगा उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किल ही हो जाएगा। जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा वो सेल डेड सेल कहलाया जाएगा। ठीक है, किल होने का मतलब उस सेल का कोई फंक्शन ही नहीं होगा। जब वो कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो आप बोल सकते हो इट विल बी ए डेड सेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर इज नो गोल्गी apparatus। क्या होगा सेल की लाइफ का अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा? देखिए, गोल्गी apparatus का काम क्या है? स्टोर करना, पैकिंग करना, मॉडिफाइंग करना और ट्रांसपोर्ट करना, डिस्पैच करना अलग अलग सब्सटेंसेस को। तो जो भी मटेरियल बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सारे स्टोर होते हैं, सॉर्ट होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, पैकिंग होती है, उनकी डिस्पैचिंग होती है अलग टारगेट तक, अंदर और बाहर सेल के। वो सब फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? आपका गोल्गी apparatus। ठीक है,
प्रोडक्ट्स जो हैं वेसिकल्स में, सिक्रेट वेसिकल्स में, सब जगह कौन पहुंचाता है? गोल्गी एपरेटस पहुंचाता है। तो कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर हो गई, जैसे कि सेलुलोज हो गया, वो किसकी बनी होती है? फ्रॉम सिंपल शुगर की बनी होती है गोल्गी एपरेटस में। जो गोल्गी एपरेटस है वो इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स में, जो पॉसिबल नहीं होगी अगर गोल्गी एपरेटस जो नहीं होगा। क्योंकि सेल के अंदर जो मेन फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, पैकिंग हो रही है, स्टोरिंग हो रही है, मॉडिफाइंग हो रही है, डिस्पैचिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, टारगेट साइट तक चीज़ों को पहुंचाना, वो सारा काम किसके थ्रू चल रहा है? गोल्गी एपरेटस के साथ। तो गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो ये जो फॉर्मेशन हो रही है सेल के अंदर, जो भी काम हो रहा है वो जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऑर्गेनेली है, कौन सा पार्ट है सेल का जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो और क्यों? तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसकी नीड कहाँ पे होती है आपकी? जब ऑक्सीडेशन होती है, जो भी हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। ऑक्सीडेशन जो फूड की है उस जब होती है उसमें क्या होता है? जब आप खाने की ऑक्सीडेशन होती है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है, जो यूज़ की जाती है हाई एनर्जी फॉर्म में, जिसे एटीपी कहा जाता है, एडेनिसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है और उसे यूज़ किया जाता है एज ए सेलुलर फ्यूल। मीन्स सेल इसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, या एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं। ये एनर्जी स्टोर किस में होती है? एटीपी में। वो उसे यूज़ किया जाता है जहाँ भी एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटी होगी, जो भी सेल की, जैसे फोटोसिंथेसिस होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, वहाँ पे इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है। और ये एनर्जी सारी कहाँ पे स्टोर होती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? आपके लिपिड्स और प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं? जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? देखिए, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें बनते हैं आपके प्रोटीन्स जो बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर लिपिड्स बनते हैं जो भी क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैसे अमाइबा को अपना खाना मिलता है? अमाइबा का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या होता है? फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होता है, जो अनेबल करता है अमाइबा को कि वो खाने को अंदर ले जाए। कौन सी प्रोसेस से? एंडोसाइटोसिस। याद रखिए, कौन सी प्रोसेस से खाना खाता है अमाइबा? बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो डिफ्यूज़न होता है वाटर का या किसी सॉल्वेंट का, कहाँ से जाना? डिफ्यूज़न कहाँ से? अंदर और बाहर जाना। कहाँ से? सेमी परमिएबल मेंबर से, फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स टू ए सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है, जहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो रिलेटिवली इम्पर्मिएबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। वाटर की जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ जहाँ पे वाटर की लो कंसंट्रेशन होगी। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे जा रहा है हाई कंसंट्रेशन, लेकिन जहाँ पे सोल्यूट्स की हाई कंसंट्रेशन बोल रहा है, जहाँ पे सोल्यूट्स की हाई कंसंट्रेशन होगी वहाँ पे सोल्यूशन की आपके सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो होगी। ये चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, तो ये था आपके व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। तो इसके साथ जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। थैंक यू। आज के लिए